2002 में नाम नहीं है, उनका नाम नहीं है, उनके पिताजी का, माताजी का, उनके दादा दादा नानी का नाम नहीं है। वो 12 डॉक्यूमेंट में एक डॉक्यूमेंट तो तेलंगाना में एनआरसी नहीं हुआ, वो डॉक्यूमेंट चला गया। दूसरा है परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, वो तेलंगाना में नहीं दिया जाता। फैमिली रजिस्टर वो तेलंगाना में नहीं है। आधार सिर्फ एक डॉक्यूमेंट कबूल नहीं होता। तो 12 में तो ऐसे ही 4 चले गए। अब बचे कितने? बचे 8 ही ना। अब 8 डॉक्यूमेंटेशन के लिए हमने इलेक्शन कमीशन से कहा था कि आप पैन कार्ड इसमें शामिल कर लीजिए, क्योंकि पैन कार्ड की बुनियाद पर मैं वोट डाल सकता हूँ। स्टेट गवर्नमेंट ड्राइविंग लाइसेंस देती है, उसकी बुनियाद पर वोट डाल सकता हूँ। स्टेट गवर्नमेंट फूड सिक्योरिटी कार्ड देती है, उसकी बुनियाद पर मैं वोट डाल सकता हूँ। तो इलेक्शन कमीशन ने उसको कबूल नहीं किया। दूसरा, हमने इलेक्शन कमीशन से कहा था कि जो एनोमलीज है, अगर 2002 में मैन्युअली वोटर लिस्ट बनाई गई थी जिसको इलेक्शन कमीशन ने बनाया, अगर उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसको आप प्रेजेंट कैसा मुझे आप पेनलाइज करेंगे? भाई, अगर किसी का नाम एस प्रमोद था 2002 में, अब आ गया सौरभ प्रमोद 2026 में, तो इलेक्शन कमीशन बोल रहा है ये एनोमली है। किसी के 6 बच्चे हैं, एनोमली है। कौन सा कानून है जो 6 बच्चे रहे तो नाम नहीं आएगा? 15 साल का फर्क होगा अगर पेरेंट्स में और चिल्ड्रन में, नहीं होगा। 40 इयर्स का ऐसे कम होगा, ग्रैंडसन में, ग्रैंडफादर में नहीं होगा। ये कैसा होगा बताइए? एनोमलीज कैसा होगा? हम बोले इसको करेक्शन के लिए। आखिरी और एक बात, ये एक्सरसाइज शुरू से पहले प्री एसआईआर मैपिंग ईसीआई ने की। पहले ये बताया गया था कि प्री प्रिंटेड फॉर्म आएगा, राइट? हम अब नहीं आएगा। अब सिर्फ जो 2026 में जिसका नाम है वोटर लिस्ट में, उसको घर पे लाके देंगे BLO's फॉर्म। वोटर को, इलेक्टर को 2002 का पूरा अपना डिटेल लिखना पड़ेगा। हमने कहा कि जब आपके पास प्री एसआईआर आपने मैपिंग कर ली, वो डेटा आप BLS को दो, बूथ लेवल असिस्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज की, उसको भी आपने कबूल नहीं किया ईसीआई ने। हमने कहा कि तेलंगाना में उर्दू सेकंड लैंग्वेज है, आप पूरे इन्यूमरेशन फॉर्म्स इंग्लिश उर्दू में दीजिए, तेलुगु में दे रहे तो ठीक है दीजिए, इंग्लिश में दीजिए, तेलुगु में दीजिए। अब क्या हुआ कि सिर्फ हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ इंग्लिश में दे रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो तेलुगु नहीं जानते, वो लोग क्या करना चाहिए? कैसा वो भरेंगे बताइए? और मॉनसून सीजन है, टाइम बहुत कम है, तो ये चीजों से हमको फिक्र हो रही है। हमारी पार्टी, आप जानते हैं कि हमने पिछले 2 महीने से पूरे हैदराबाद तेलंगाना में हमने एक ऐप बनाया है जिसमें 2002 की वोटर लिस्ट है, लेटेस्ट वोटर लिस्ट है। उसके जरिए से हम जितना हो सके अपने लेवल पर हम तो कोशिश कर रहे हैं वोटर की मदद करने के लिए। मगर अब BLO जाएगा, कितने लोगों के पास जाएगा, 2 फॉर्म देगा और फिर फोटो लगाकर वोटर को देना पड़ेगा वापस। फिर ड्राफ्ट लिस्ट आएगी, ड्राफ्ट लिस्ट के बाद फिर कितनों को नोटिस जाएगी हमको नहीं मालूम। इसीलिए हम कह रहे थे कि जो प्री एसआईआर मैपिंग हुई हमको इलेक्शन कमीशन दे दे। अभी भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपके जरिए से कि शायद हमारी बात को सुन ले, कि शायद हमारी बात उनके दिल में उतर जाए, ताकि ये पूरी एक्सरसाइज इंक्लूसिव हो। देखिए, जनता में एक एप्रीहेंशन है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकते आप, क्योंकि जो वेस्ट बंगाल में हुआ 27 लाख वोटर के नाम नहीं आए, वो अभी भी बैठे हुए हैं कि कब उनका नाम आएगा। और वहां पर बीजेपी सरकार ने एक ऑर्डर निकाल दिया कि जिसका नाम नहीं आया उसको रेशन नहीं मिलेगा, उसको गवर्नमेंट स्कीम में हिस्सा नहीं होगा उसको। फिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया कि ईसीआई जिसका नाम एसआईआर में नहीं आएगा उसके नाम फॉरवर्ड करेगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है? MHA है। अब ये और बात है कि 7 करोड़ के लोगों के नाम नहीं आए। तो ये सब चीजें हो रही है ना। अगर ये तो डर है लोगों को कि कहीं हमारे ही देश में कहीं हमारे को वोटिंग राइट छोड़ी हमको स्टेटलेस ना बना दे, तो ये सब एप्रीहेंशन की बुनियाद पर हमने रिप्रेजेंटेशन किया था। आपको कोई सवाल यही है कि आज से शुरू हो रहा है, आप कितने दिन से तैयारियां कर रहे थे, आप भी दिए थे, कोई राहत मिली आपको? नहीं, इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में इंग्लिश में फॉर्म्स दे रहे हैं और बाकी पूरे तेलंगाना में तेलुगु में फॉर्म्स जाएंगे।
अब जिसको तेलुगु नहीं आती वो क्या करेगा बताइए? और एक ही फॉर्म, 2 फॉर्म दिए जा रहे हैं। अगर उसमें कोई मिस्टेक हो गई तो क्या करेगा वो बताइए? उस पर QR कोड है। अब जैसा कि यहाँ पर आप लोग कई हमारे जर्नलिस्ट साहब भी हैं, आप तो तेलंगाना के नहीं, आपको तेलुगु पढ़ना नहीं आता प्रमोद साहब आपको? हाँ, अरे अब पढ़ना कहाँ गा, लिखना पड़ेगा ना आपको, नाम लिखना, 2002 की डिटेल लिखना पड़ेगा आपको, मैपिंग हो रही है उनकी डिटेल लिखना पड़ेगा। ऐसे एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, GHMC का जो एरिया है जिसमें कम से कम 30 से 32 विधानसभा आते हैं, वहां पर तो कई जबानें बोलने वाले लोग हैं। आप चले जाइए साइबराबाद में, हैदराबाद में आ जाइए, कई हिंदी बोलने वाले हैं। ये तो कॉस्मोपॉलिटन शहर है, तो इसलिए हम रिक्वेस्ट किए थे कि ठीक है, उर्दू नहीं तो इंग्लिश में कर दीजिए आप, ये भी एक मुश्किल होगी। हाँ, इलेक्शन कमीशन का मसला पार्लियामेंट में उठाएंगे तो गवर्नमेंट बोलेगी इलेक्शन कमीशन को जाके बोलिए। कहां बोले, किसको बोलेंगे हम? उनको बोले उनको बोलो। और ये वहां पर वो एक अजीब मामला है ना। ये तो अपोजिशन के अभी एक महीना है, हमको जो भी है मेहनत करना है। हम लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं। हमारी पार्टी के तमाम बूथ लेवल असिस्टेंट्स रहेंगे और यहाँ की सरकार भी एक्टिव हुई है, देर से हुई है मगर हुई है अभी एक्टिव। काफी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अभी कारवार, नागपत या थोड़ा ये फॉर्म नहीं आया। आज तो पहला दिन है, आना चाहिए, उनको देना चाहिए। यही तो मैं बोल रहा हूं ना कि एक BLO को 1200 वोटर एक बूथ में होते हैं और आप उनको दे रहे हैं 30 दिन। माने वो जाकर देगा भी और फिर वापस लेगा भी। और फिर अगर मॉनसून हो गया, मॉनसून का सीजन है, बारिश हो गई और बारिश होगी, ये सब चीजें प्रैक्टिकल डिफिकल्टी, टाइम बहुत कम है। सर, एमपीए ने कहा है कि पासपोर्ट को सिटीजनशिप प्रूफ नहीं माना जाएगा, क्या ऐसा जिस राह पर देश जा रहा है, अब ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी का मेंबरशिप का कार्ड सिटीजनशिप का हो जाएगा, यही दिख रहा है। अब आप देखिए कि सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन A पासपोर्ट एक्ट का पढ़ लीजिए। वो क्या कहता है कि पासपोर्ट उसी को दिया जाएगा या नहीं, उसको नहीं दिया जाएगा जो भारत का नागरिक नहीं है। अब बताइए क्या करें हम? पासपोर्ट देने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन होता है, मैंडेटरी है पुलिस वेरिफिकेशन। अब मिसाल के तौर पर तेलंगाना की पुलिस को पहला प्राइज लेकर आए DGP साहब, क्योंकि वो 4 दिन में पुलिस वेरिफिकेशन कर रहे हैं। वो प्रूफ नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ नहीं है, आधार कार्ड प्रूफ नहीं है, वोटर ID कार्ड प्रूफ नहीं है। भाई क्या प्रूफ है फिर? अच्छा, सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट किसको मिलता है मालूम आपको? जिसको सिटीजनशिप मिलता है रजिस्ट्रेशन से और नेचुरलाइजेशन से। अब यहाँ पर जितने आप लोग खड़े हैं, आपके दादा परदादा भारत में पैदा हुए, भाई नेचुरलाइजेशन तो नहीं हुआ ना। अब कहां से लेंगे सर्टिफिकेट बताइए? यानी सरकार अगर कल चाहेगी तो किसी को बोलेगी तुम नहीं है। अब मैं क्या बताऊं फिर? अब मेरे खबरस्तान को तो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे जहां मेरे परदादा हैं या उनके दादा के बाबा हैं। ये अजीब मामला है। फिर सेक्शन 6(2)(a) क्या है? एक वेरीफाइड डॉक्यूमेंट है। अब यही तो सरकार अपने हाथ में इन चीजों को ले रही है और हर एक को वल्नरेबल बता रही है, तो ये तो एप्रीहेंशन पैदा होगा ना। सर, जिस तरह से SR की प्रक्रिया चल रही है, आपको लगता है वेस्ट बंगाल जैसा हाल तेलंगाना का भी होगा? भारतीय जनता पार्टी वोटिंग इन्फ्लुएंस करने के लिए कर, जितना कोशिश MIM पार्टी तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, अब दिल्ली में हम लोग कर रहे हैं। हमने ऐप के जरिए से जनता को बता रहे हैं कि आप आइए, अपना 2002 की मैपिंग करवाइए,
और अगर डॉक्यूमेंट्स आपको बनाना है, माने जिसकी पैदाइश 87 से पहले और 87 के बाद 2003 और 2004 के बाद हुई है, तो मी सेवा सेंटर्स हमने गवर्नमेंट से बोलकर हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-2, 3-3 मी सेवा सेंटर्स का इजाफा करवाया है। ये रियल एप्रीहेंशन है जो बंगाल में हुआ है कि नाम कई लोग अब आज जितने 25-27 लाख नाम जो बोलते हैं, जो आज भी ठहरे हुए हैं कि अब कौन से जगह पर जाकर ट्राइब्यूनल पर जाकर उनका नाम लिस्ट में आएगा। फिर बंगाल की सरकार ने जो फैसला लिया कि जिसका नाम फाइनल एसआईआर में नहीं आएगा उसको फूड सिक्योरिटी कार्ड उसका कैंसिल हो जाएगा, सब्सिडी नहीं मिलेगी, स्कीम गवर्नमेंट स्कीम में उसका हिस्सा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि जिन लोगों का नाम एसआईआर के लिस्ट फाइनल लिस्ट में नहीं आएगा, ईसीआई उनको उन नामों को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को फॉरवर्ड करे। ये सब जेन्युइन एप्रीहेंशंस है। वो आपके सवाल का जवाब ये है कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। एसआईआर तो पूरे मुल्क में हो रहा है, ये तो थर्ड फेज ऑफ एसआईआर है, पूरे मुल्क में हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैलिड करार दे दिया है। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो कानून की शक्ल इख्तियार करता है। मगर हम इलेक्शन कमीशन से यही गुजारिश कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप उसको इंक्लूसिव करिए। भाई कौन सा आसमान गिर जाता अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस ले लेते जो तेलंगाना स्टेट सरकार देती, फूड सिक्योरिटी कार्ड आप इंक्लूड करते तो फायदा ही होता। गवर्नमेंट का दिया हुआ कार्ड है वो, और फिर पैन कार्ड, उसकी बुनियाद पर मैं वोट भी डाल सकता हूं। तेलंगाना में तो हम तीन डॉक्यूमेंट से तो महरूम है ना। यहां पर एनआरसी नहीं हुआ, यहां पर परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट किसी को नहीं दिया जाता, फैमिली रजिस्टर यहां पर नहीं है। अब जो भी हमको 8 डॉक्यूमेंट से काम चलना पड़ेगा। क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं सब छोड़ के भाग रहे हैं। भारत की सियासत की लैला तो हमको आपने बना दिया और हम पे इल्जाम लगाते कि चुनाव लड़ने से फायदा होता है, नुकसान होता है, जो भी है बकवास बकते हैं। अब पूरे भाग रहे हैं तो क्या बोलेंगे उनको? हम लगता है कि हम हमसे कंपटीशन कर रहे हैं कि बी टीम कौन होगी। अब बताइए आप कौन जिम्मेदार है इसका? जो कल तक हमको गाली देते थे वो अब बीजेपी में जाकर बैठे हैं। अच्छा, ये मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री का वो एक्सपोजे आया, एक इंडियन एक्सप्रेस अखबार रिपोर्ट किया कि उनके परिवार को फायदा हुआ, अखबार ने रिपोर्ट किया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उनकी तायद में खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए भैया? क्योंकि वो यादव है, वो भी यादव है। माने यादव होगा, पार्टी को नहीं देखा जाएगा। और जब ओवैसी संविधान की डायरेक्टिव हमारे आर्टिकल 37 का हवाला देकर पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है अल्पसंख्यक समाज के लिए, तो पूरा आसमान सर पर उठा लिया जाता है। अने भैया को लगा कि वो हमारा भैया है, और हम जब गरीब की बात करें तो बोले तुम कौन, हम चौधरी, हम ठेकेदार हैं। ये भी तो हिपोक्रेसी है ना। इसी तरह के प्रोग्राम, न्यूज, एंटरटेनमेंट और तमाम अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल Z Now TV को YouTube पर सब्सक्राइब करें और Facebook, इंस्टा पर फॉलो करें। देखते रहिए Z Now TV, यही सच है।